पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक प्रगति के रास्ते से जोड़ा जा रहा है। कोस्ट लाइन पर रहने वाले मछुआरों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ देने के लिए नई नीति बनी है। इसके साथ ही हाई सीज की क्षमताओं के इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए भी नई पॉलिसी बनाई गई है। 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन लगभग 200 लाख टन हो गया है। 2014 की तुलना में इसमें कुल 105% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतर लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था भी की है। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इसके जरिए अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए मार्ग भी सृजित हुई है। सरकार की दूरदर्शिता से देश में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 20 गुना बढ़ी है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। आज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता से जुड़े लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा FPOs के माध्यम से भी कृषि क्षेत्रों को सशक्त किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश का विकास सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का समान अधिकार देकर ही संभव है। इसलिए आज देश वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित विशेष योजनाएं बनाए हैं और साथ ही अन्य योजनाओं के केंद्र में भी महिलाओं को रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक हर योजना में महिला लाभार्थियों को बड़ी वरीयता मिली है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज देश में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बीते एक वर्ष में ही 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मेरी सरकार कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्यों को जल्द प्राप्त करने वाले हैं। माननीय सदस्यगण, नमो ड्रोन दीदी योजना भी देश के सुदूर अंचलों तक महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बनकर उभरी है। ये प्रशिक्षित ड्रोन दीदी अब आधुनिक तकनीक से जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरी सरकार महिलाओं की आर्थिक उन्नति के साथ साथ
उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी विषयों पर ध्यान दे रही है। सितंबर के महीने में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुई है। इस अभियान ने महिलाओं को त्वरित इलाज शुरू करने में मदद की है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी है। इसी दिशा में कुछ ही महीने पहले देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। इससे ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है। माननीय सदस्यगण, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है, भय काहू को देत नए भय मानत आन, यानी हम ना किसी को डराएं और ना किसी से डर कर जिए। इसी निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आज जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। माननीय सदस्यगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है
जब तक आत्मनिर्भरता का जीवन ना जिया जाए। मेरी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रहे हैं। आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंच रही है। स्वदेशी को लेकर भी देशवासियों में बहुत उत्साह है। माननीय सदस्यगण, पीएलआई योजना से अभी तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का निवेश आकर्षित हुआ है। साथ ही 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है। बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में 6 गुना वृद्धि हुई है। आज ये 11 लाख करोड़ रुपया का हो चुका है। वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपया से पार हो चुका है और डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 23,000 करोड़ रुपया से ऊपर चल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म पर भरोसा मजबूत हुआ है। माननीय सदस्यगण, निवेश और निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है। बीते 11 वर्षों में भारत में लगभग $750 बिलियन का एफडीआई आया है। मेरी सरकार भारत में नई सेक्टर्स को प्रोत्साहित दे रही है। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोचिप में आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2025 में 4 और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दी गई है। भारत में 10 ऐसे फैक्ट्रियां आने वाले समय में अपना काम शुरू करने वाली है। भारत अब नानो चिप निर्माण के लिए भी बड़े कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, चिप के अलावा एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको लेकर मेरी सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से जरूरी मिनरल के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, अतीत में भारत समुद्री व्यापार की एक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन गुलामी के बाद दशकों की उपेक्षा के कारण आज भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर होता है। इस पर हर वर्ष 6 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च होते हैं। मेरी सरकार इस स्थिति से देश को बाहर निकालने में जुटी है। शिपिंग सेक्टर के लिए सरकार ने करीब 70,000 करोड़ रुपया का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया है। बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इतना ही नहीं, शिपिंग से जुड़ी पुराने कानूनों को भी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बदला गया है। माननीय सदस्यगण, केरल के महान संत श्री नारायण गुरु कहते थे, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करो और संगठन से शक्तिशाली बनो। क्योंकि एक राष्ट्र जब सपने देखता है तो उन सपनों का दृष्टा भी उस राष्ट्र का युवा होता है और उनका निर्माता भी वही युवा होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बीते 11 वर्षों में के दौरान देश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से अधिक नई रोजगार सृजित हुई है। मेरी सरकार की नीतियों के कारण आज देश में कई नए सेक्टर्स का भी उदय हो रहा है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इन क्षेत्रों में नई रोजगार बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार ने बीते वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 50 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई इस निवेश ने युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण किया है। माननीय सदस्यगण, आज भारत के युवा मन में हम एक और सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। देश का युवा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और मेक इन इंडिया को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मुद्रा योजना जैसे प्रयास इन युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत अभी तक 38 लाख करोड़ रुपया से अधिक का फंड छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। करीब 12 करोड़ से अधिक लोन पहली बार स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए गए हैं। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश के 20 लाख से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग और बैंक से मदद दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले 72 लाख लोगों को 16,000 करोड़ रुपया की मदद मिल चुकी है। माननीय सदस्यगण, अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने अपने 10 लाख पूरे किए हैं। इन 10 साल पूरे किए हैं। इन 10 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। एक दशक पहले तक देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले साल ही करीब 50,000 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुई है। हमारे स्टार्टअप नेटवर्क में 20 लाख से अधिक युवा काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में से 45% में कम से कम एक डायरेक्टर महिला है। माननीय सदस्यगण, बीते एक वर्ष में विभिन्न रोजगार मेले के माध्यम से मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को पक्की नौकरी दी है। प्राइवेट सेक्टर में भी 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की गई है। इसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से आईटी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष देश में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर्स के जरिए 4G और 5G नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। डिजिटल इंडिया के विस्तार ने भारत को हजारों करोड़ की क्रिएटिव इकोनॉमी के एक बड़े ग्लोबल सेंटर के रूप में पहुंचाना दी गई है। क्रिएटिव इकोनॉमी को और गति देने के लिए मेरी सरकार ने वेब्स का नया प्लेटफॉर्म भी बनाया है। माननीय सदस्यगण, आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। इसके कारण जॉब्स का नेचर भी तेजी से बदलता जा रहा है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। आज स्कूल के स्तर से भी बच्चों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का माइंडसेट बनाया जा रहा है। इससे अटल इनोवेशन मिशन प्रभावी काम कर रहे हैं। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अटल टिंकरिंग लैब्स का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से भी रिसर्च और डेवलपमेंट के कल्चर को गति मिल रही है। माननीय सदस्यगण, देश के
आईटीआई नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 1000 आईटीआई को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। इस पर पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। मेरी सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार कर रही है। अब तो 60,000 युवाओं को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। 10 लाख युवाओं को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, आज एआई के दुरुपयोग से पैदा हो रहे क्षेत्र के विषय में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर आप सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, भारत के युवाओं और मेरी सरकार के साझा प्रयासों से देश में खेलों का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। जिस प्रकार हमारे बेटियों का और हमारे दिव्यांग साथियों का प्रदर्शन हो रहा है वो शानदार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। इसी प्रकार ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। मैं अपनी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में भारत में खेल से जुड़े हर व्यवस्था में रिफॉर्म किए गए हैं। मेरी सरकार ने खेलो भारत नीति बनाए हैं और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया जा रहा है। हमारी तैयारियां और आत्मविश्वास का परिणाम है कि भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दायित्व दिया जा रहा है। आप सबको सहयोग करना है। मुझे विश्वास है कि देश की एक समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मेरी सरकार ने देश की युवा शक्ति को राष्ट्र चिंतन से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इस वर्ष इस मंच से करीब 50 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया। अभी तक माई भारत संगठन से भी करीब 2 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि इस समय विश्व एक कठिन कालखंड से गुजर रहा है। लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक समीकरण भी आज बदल रहे हैं। युद्ध की अनिश्चितताओं ने भी वैश्विक स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। इन सब परिस्थितियों के बीच भी भारत तेज गति से विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत की इस सफलता के पीछे मेरी सरकार की संतुलित विदेश नीति और दूरगामी सोच की बड़ी भूमिका है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान की जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत विश्व में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। युद्धरत देश भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारत पर अपना भरोसा व्यक्त करते हैं। ये संतोष की बात है कि भारत ने संतुलन, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। इनके बाद भी इंडिया फर्स्ट के संकल्प को अटल बनाए रखा। माननीय सदस्यगण, भारत ने पूरे विश्व में ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखरता से तेज किया है।
इनमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित ऐसे सभी भूभागों में नई पार्टनरशिप्स बनाए हैं और पुराने संबंधों को मजबूती दी है। भारत ने बिम्स्टेक, G20, ब्रिक्स, एससीओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को भी लगातार मजबूत बनाया है। माननीय सदस्यगण, भारत का हमेशा ये मानना रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और कोऑपरेशन का अंतिम ध्येय मानवता की सेवा होना चाहिए। देश ने अपने एक्शन से इसके प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश किए हैं। लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स और पड़ोसी देशों में संकट के समय आगे आकर हर संभव सहायता पहुंचाई। नवंबर 2025 में श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह के दौरान मेरी सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। हमारे देश ने म्यांमार और अफगानिस्तान में भी फास्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, भारत अपनी व्यापक भूमिका और सकारात्मक सक्रियता के साथ आज कई वैश्विक संगठनों में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और दुनिया इसे सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। भारत भविष्य के अवसरों और चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहा है। ये आयोजन भी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट साबित होगा। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना महत्व आधुनिक विकास को देना है, उतना ही महत्व अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान और सांस्कृतिक स्वाभिमान को भी देना है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। मेरी सरकार इस विरासत को देश की ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। गुलामी के कालखंड में मकाले के षड्यंत्र द्वारा भारत के लोगों में हीन भावना में भरने काम किया गया था। आप आजादी के बाद पहली बार मेरी सरकार ने ही उसे तोड़ने का साहस किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और संवारने के लिए हर मोर्चों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में मेरी सरकार के प्रयासों से 100 वर्षों बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वापस भारत लौटे। उन्हें आप सामान्य जनमानस के दर्शन के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के 75 वर्ष भी पूरी होने जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के बाद 1000 वर्षों की यात्रा भारत की धार्मिक निष्ठा, समानता, संस्कृति और चिरस्थायी का प्रतीक है। इस अवसर पर जिस उत्साह से देश भर के लोगों ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिए हैं, वो अतुलनीय है। कुछ ही समय पूर्व राजेंद्र चल द्वारा गंगईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की भी 1000 वर्ष पूरी हुई। इस अवसर ने भी करोड़ों देशवासियों को अपनी अतीत को गर्व करने का मौका दिया गया है। माननीय सदस्यगण, हमारा भारत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। ये ज्ञान विज्ञान प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में हजारों वर्षों से
पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होता आया, परंतु विदेशी आक्रमणों और आजादी के बाद की उपेक्षा के कारण इस संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। आप मेरी सरकार इस ज्ञान भंडार का संरक्षण करने जा रहे हैं। ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से देश भर के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में ये प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करने और जन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनवा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को लोकार्पित किया गया है। मुझे एक कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सरकार ने देश के संविधान का संताली भाषा में अनुवाद करवाया है और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। माननीय सदस्यगण, जब हम अपने परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विश्व भी उसका सम्मान करता है। पिछले साल यूनेस्को ने हमारे पर्व दीपावली को अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है। दीपावली की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही यूनेस्को द्वारा उसका रिकॉग्निशन हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। माननीय सदस्यगण, विभिन्न मतों, अलग अलग विचारों के बीच ये सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी, नेहरू जी, बाबा साहेब, सरदार पटेल, जेपी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी सभी इसी विचार के रहे हैं कि लोकतंत्र में विषय पर भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरे। माननीय संसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण में करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी सांसदों को एक सफल और सार्थक सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।